निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से छात्रों का हौसला बढ़ाएं। जोरदार स्वागत करें और एयरटेल कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर गुलाम मोहम्मद शेख साहब का जोरदार स्वागत। मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत करें आप लोग। ये खड़े होकर के खड़े होकर के मिथिला बीएड कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वजीर अहमद खान साहब, हाशमी साहब डिपार्टमेंट बीएड जो अभी चले गए यहाँ से, सीनियर प्रोफेसर वीर कुमार सिन्हा साहब, श्वेता मैडम, तमाम शिक्षक और मेरे सामने बैठे तमाम म्यूजिक और विभिन्न वादों के प्रधानी और विद्वान, मेरे सामने बैठे आप तमाम भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं। मैं जब आया तो मैंने पहले ऐसा ही सवाल ये किया कि 100 सीट है कॉलेज में, आवाज जा रही है पीछे आवाज आ रही है? तो मैंने ये पूछा कि 100 सेंसर सीट है और यहाँ बैठे हुए तादाद 100 से ज्यादा लग गई है, ऐसा क्या कर दिया आपने? कुछ ज्यादा तो यूज नहीं ले लिया ना? और उन लोगों ने अपने तरफ से भी ओरिएंटेशन के साथ साथ ओरिएंटेशन एक कंप्लीट एकेडमिक इंडक्शन कार्यक्रम होता है, उन्होंने कहा कि सर इसमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अपनी तरफ से भी अपने अनुजों को का अभिनंदन करें। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब कभी हम कहीं जाते हैं और हमारा अभिनंदन करने वाला पहले से वहाँ मौजूद हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ये आप कि आप यहाँ पढ़ाए हैं, आपके जस्ट सीनियर्स जिनके पास कम से कम 1 साल का अनुभव है, वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये आप खुशनसीब हैं। एक और बात समझ लें, क्योंकि आप आए हैं में बीएड का कोर्स करने के बाद टीचर बन जाने के लिए, और यहाँ देख रहे हैं कि ये लोग आपके साथ कॉमेडी प्रस्तुत कर रहे हैं, गीत संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बीएड की ट्रेनिंग नहीं करके और नाटक और गीत संगीत की ट्रेनिंग की, ऐसा नहीं है। ये एक कार्यक्रम इन लोगों ने इसलिए प्रस्तुत किया है कि जब कभी भी हम कहीं जाते हैं और नया वातावरण होता है, आप अनुभव कीजिएगा कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठने के साथ सामने वाले सीट पे कोई पहले से बैठा हुआ हो तो कुछ देर हमको चुपचाप बैठ के उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और तब अपनी बात शुरू करते हैं या नहीं करते, मोबाइल में करते हैं, अपने आप को सेल्फ सेंटर करके, और मोबाइल में लग जाते हैं। फिर समय आता है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, उधर के चले जाते हैं। सामने बैठे सीट पे कौन है क्या है उससे कोई संबंध नहीं होता है, हम अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके जाते के साथ वही व्यक्ति जो सामने बैठा है आपसे इंटरेक्शन स्टार्ट कर दे, आपसे पूछे कहाँ तक चलिएगा, तो फिर आप मोबाइल में, आपकी इच्छा है मोबाइल में लगने की, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ आप उसके साथ संवाद करते हैं और उसको भी समझते हैं, अपने आप को भी उसे समझाते हैं। तो एक बढ़िया वातावरण बनता है, और ये वातावरण कभी कभी तो ऐसा होता है, इतनी बेहतरीन और इतनी पुख्ता और इतनी मजबूत दोस्ती में बदल जाती है कि ट्रेन का सफर समाप्त होने के बाद भी हम एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिए रहते हैं और कहते हैं वी विल बी इन टच, नहीं कहते हैं वी विल बी
टच। तो ये जो कार्यक्रम था उसी माहौल को हल्का करने के लिए मुझे लगा, शायद आप लोग की भी इच्छा ये कि उसी माहौल को हल्का करने के लिए कि आप भारीपन कॉलेज में प्रवेश करने के बाद आज से बहुत भारीपन नहीं महसूस करें। आपको ऐसा नहीं लगे कि बाप रे पता नहीं मेरे सीनियर्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, एकदम लगे नहीं, सभी लोग फ्रेंडली हैं और हमें भी अपनी बातों को उनके साथ शेयर करना बहुत ही सामान्य सी बात होगी। इस बात की फीलिंग आपके अंदर आए, इस फीलिंग को विकसित करने के लिए, जागरूक करने के लिए मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं भी मेरी व्यस्तता थी, मैंने कहा था कि मुझे 1 बजे तक छोड़ दीजिएगा, फिर मैंने फोन किया कि 1 बजे 2 बजे आऊँगा, तो अब लगा कि 1:45 हो गया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा मुझे छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, क्योंकि आप जब कभी किसी चेयर पर होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है वहाँ की। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, हालांकि मेरा मन था कि नहीं हम आपके साथ बाकी कार्यक्रम को देखेंगे और तब अंत में हम आपसे संवाद करते हैं। और उस कोर्स में आपको नामांकन लेना पड़ गया जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। अधिकांश लोगों की बात हो सकता है कि 15% 20% लोग सोच कर रखे होंगे, तो उस कोर्स में नामांकन लेना पड़ गया जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि डॉक्टर आप बनना चाहते थे, इंजीनियर आप बनना चाहते थे, IAS ऑफिसर आप बनना चाहते थे, लेकिन भगवान आपको अपने अवतार के रूप में इस धरती पर पैदा किया है। वो अपने अवतार के रूप में आपके जीवन यापन करने के लिए आपको तैयार करना चाहता है। एक शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान आएंगे इस धरती पर। शिक्षक के बारे में क्या कहता है कि ये भगवान के अवतार है। कहते हैं ना सर? नहीं मानते हैं? तो डॉक्टर बनना आपकी इच्छा थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि नहीं, मैं इसे छोटा चीज नहीं, मैं इसे डायरेक्ट अपने अवतार के रूप में धरती पर भेजा हूं, इसलिए इन्हें वो स्थान देना है जो मैं चाहता हूं। तो आप अगर किसी को ऐसा लगता हुआ कि हमने बीएड में एडमिशन ले लिया है, बीएड कर रहे हैं, शिक्षक बन के रह जाएंगे, वो पद मुझे नहीं मिल पाएगा जो मुझे मिलना चाहिए, तो हताश न हो, निराश न हो। आप जब यहाँ से निकलेंगे, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को कहेंगे या पूछेंगे, अक्सर पूछते हैं चाचा जी, ताई अगल बगल अड़ोसी पूछते की कर रहे हो, तो हम बोलते हैं बीएड। अच्छा बीएड कर रहे हैं जी, वहीं पर कहते हैं कि किसी कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके चेहरे की चमक बदल जाएगी। और जैसे कि जब बीएड कर रहे हैं तो लोग थोड़ा सा उदास होते हैं, जैसे उदास होते हैं और उदास वाली भावना के साथ आपके साथ करते हैं अच्छा बीएड कर लो, तो आपका मन भी छोटा हो रहा है कि हम वो नहीं कर पाए जिसकी आशा, जिसकी आकांक्षा हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को थी। तो आप यकीन के साथ आज जब यहाँ से निकले तो यह इस जोश के साथ, इस जज्बे के साथ देखते कि मैं मामूली व्यक्ति के रूप में धरती पे हूँ। कोई डॉक्टर होगा तो होगा, कोई इंजीनियर होगा तो होगा, कोई IAS ऑफिसर होंगे तो होंगे, मैं शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक बनने के लिए अवतारित हो गया हूँ, मैं भगवान के अवतार के रूप में हूँ। इसलिए आप सिनातान के अपने मोहल्ले में, अपने घरों में होंगे, क्योंकि आप मामूली व्यक्ति नहीं हैं। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप तमाम लोगों को, आप तमाम लोगों के अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ कि आपके माता पिता वो व्यक्ति हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि
उनके कोख से उनके संतान के रूप में भगवान के अवतार में जन्म लिया है। आप मेरा ये संदेश, मेरा प्रणाम, आप मेरा ये संदेश, मेरा ये प्रणाम अपने माता पिता तक जरूर पहुंचाइएगा, मेरा प्रणाम उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि वो महान हस्ती है। अगर हम देवकी की बात करें तो देवकी की का वो स्थान क्यों देते हैं? क्योंकि वो भगवान के माँ के रूप में। तो आप की माता पिता तो महान हस्ती है, आपका जन्म किसी की कोख से हो सकता था, लेकिन आपके माता पिता से हुआ है। इसका मतलब कि वो उन्होंने अपने किसी भी किस तरह में हो या किस तरह में हो बहुत ही अच्छे काम किए होंगे, जिसकी वजह से उनके संतान के रूप में एक शिक्षक पैदा किया है, और वो शिक्षक वो व्यक्ति जो कि भगवान के अवतार है। इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपका बहुत बहुत आपका आभार। सर 2 मिनट के बाद मिठाई काट दीजिएगा। सर प्लीज, सर 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 प्लीज 2 मिनट के बाद मिठाई काट लीजिएगा सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि आप अपने आप को समझें। आप देखिए कि अब अगर भगवान ने आपको अवतार के रूप में जन्म दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर। अब अगर महेश्वर ब्रह्मा है विष्णु है, और तब ये कहा जा रहा है कि भगवान के अवतार के रूप में शिक्षक है, तो आप ये देखिए कि इनको एक भगवान जो मंदिर में है, हम उनके सामने जाकर शीश झुकाते हैं, अपना सब कुछ वहां समर्पित करने को तैयार होते हैं, लेकिन वही उसका जो अवतार है उसके अवतार को पटना में लाइन लगा के घंटा से पाते हैं। मार खाते हैं शिक्षक, शिक्षक मार खाते हैं जी। मारने वाला कौन होता है? मैट्रिक पास इंटर पास सिखाया। हम अपने आप को भगवान का अवतार करते हैं, खुशहाली के साथ रहते हैं, और हमें मैट्रिक पास इंटर पास सिखाई सड़कों पर डंडा से पीट देता है, हमारे ऊपर पानी का बौछार कर दिया जाता है, आंसू गैस और धुआं गैस हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि हमने अपने आप को जाना ही नहीं, हमने अपने आप को समझा ही नहीं। क्या करना है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अभी तक जितने दिनों तक आप पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी कोर्सेज आपने किए हैं, तमाम कोर्सेज में आपको ये कहा है कि ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए। बीएड का कोर्स और इसके बाद का जो जीवन होता है, बीएड के कोर्स का नामांकन ले लेने के बाद क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, ये महत्वपूर्ण नहीं रहता है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुझे क्या नहीं बोलना है, मुझे क्या नहीं करना है। और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं, अंतिम दिन तक हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें बोलना क्या है और हमें करना क्या है। वो काम करने लगते हैं जो भगवान नहीं आम इंसान को करना है, और जब हम आम इंसानों जैसी हरकत करने लगते हैं तो हमें आम इंसान तो समझा ही जाएगा, और तो हमारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो आम इंसान के साथ होना है। तो जब आप आज इस पहले दिन
इस कोर्स की क्लास में आ गए हैं इंडक्शन प्रोग्राम में, और ये आभास हो गया है कि हम भगवान के अवतार के रूप में हैं, तो अब आपको इस भाव के साथ बाहर निकलना चाहिए कि भगवान क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। ये आपको विचार करना चाहिए कि हम जब इस अवतार में आ गए हैं तो अब हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। कभी ऐसा आपने देखा है कि गांव में अगर अलग अलग टोला बना होता है, तो एक टोला को भगवान ने धूप दिया, दूसरे टोला को नहीं दिया। एक टोला में ठंडी ज्यादा, एक टोला में गर्मी है। अभी गर्मी का मौसम है तो यादव टोला में हवा चल रही है और धोबी टोला में हवा नहीं चल रही है। नहीं, मतलब वो भावना, भगवान वाली भावना कि कोई भी व्यक्ति हो, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, समाज में, रोड पर, किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति हो, हमारी भावना, हमारा व्यवहार, हमारी बातें भगवान के रूप में होनी चाहिए। तो पहले अपने आप के अंदर इस बात को नहीं करना है। आप देखिए अधिकांश लोग दरवाजा कैसे होंगे, कुछ मधुबनी के भी होंगे, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के भी कुछ लोग होंगे। आप सड़कों पर निकलिएगा ना तो हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में बोर्ड लगा हुआ, फलाना सर, फलाना सर, फलाना सर, सब लिखा होता है, खुद से भी सब लिखा रहते हैं। शिक्षक की कमी नहीं है, शिक्षक की कमी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग शिक्षक होंगे, ट्यूशन सेंटर चलाते होंगे, बहुत सारे लोग ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। ट्यूशन सेंटर्स या जहाँ कहीं भी शिक्षक हैं वो ट्यूशन देते हैं, वो ट्यूटर कराते हैं, टीचर नहीं करते। ट्यूटर और टीचर में अंतर है, ट्यूशन और एजुकेशन में अंतर है। ट्यूशन और ट्यूटर ये केवल और केवल विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट को इस रूप में परोसते हैं जिससे आप परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास कर सकें, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें, बेहतर से बेहतर स्थान प्राप्त कर सकें, कंपीट कर सकें किसी कंपटीशन में। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, कमी है शिक्षकों की। और हम स्कूल में जाने के बाद अपने आप को ट्यूटर वाली भूमिका में ही रखते हैं। इसीलिए अब आप तो सेकेंडरी में है ना, तो सेकेंडरी वाले को कोर्स 8 में पढ़े हुए व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है ना? और सामान्य सी बात हम लोग कहते हैं ना एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। सामान्य सी बात करते हैं कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में आप समझिए कौन कौन सा विकास, बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का आध्यात्मिक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का चारित्रिक विकास, नहीं, जितने भी जीवन के पहलू हैं उन सभी पहलुओं को विकसित करने की प्रक्रिया है। और यह विकसित करने की प्रक्रिया में शिक्षक संलग्न होता है, शिक्षक इन्वॉल्व होता है, ट्यूटर में। और यह इन्वॉल्वमेंट विद्यालयों के अंदर होता है। मतलब ये कि आप जो बीएड के कोर्स में नामांकन लिए हैं ट्यूटर बनने के लिए, क्योंकि आप तो बीएससी, एमएससी, बीए, एमए करके पहले से बैठे हुए, आपके पास तो विषय का ज्ञान पहले से मौजूद है। यहाँ पर उन कलाओं को सीखना है जिन कलाओं से आप इंसान के अंदर इंसानियत पैदा कर सकें। बीएड के कोर्स के अंदर आपको उन कलाओं को सीखना है जिन कलाओं के द्वारा आप मानव के अंदर मानवता को विकसित कर सकें।
बीएड के पूरे 2 साल के कोर्स में आपको यह सीखना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप करें। और जब आप यह कला सीख जाइएगा कि इंसान के अंदर इंसानियत कैसे लानी है, मानव के अंदर मानवता कैसे लानी है, ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी कैसे लानी है, जिस दिन ये कला सीख जाइएगा उस दिन आप यकीन मानिए कि आप जिस विद्यालय में होंगे उस विद्यालय के बच्चों के अंदर मानवता विकसित होगी। और आप एक बात जानते हैं, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं जॉन जैकब रूसो, आप सुने हैं? जॉन जैकब रूसो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, पढ़िएगा। सेकेंडरी के लोग कुछ यही किताबें तो मिल जाएगी पढ़ने के लिए, सिलेबस से थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन आप पढ़िएगा तो मिल जाएंगे। जॉन जैकब रूसो उन्होंने कहा था क्या कि दुनिया की तमाम बुराइयों का जड़ शिक्षक है। उनका स्टेटमेंट है कि दुनिया की तमाम बुराइयों का जड़ शिक्षक है। हम लोग तो अच्छाई की बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा बात करते हैं शिक्षक, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, दुनिया की तमाम बुराइयों का जड़ शिक्षक है। और मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी स्थान पर कोई भी पुल गिरता है तो पुल के गिरने के लिए उत्तरदायी कौन? इंजीनियर, प्रशासन के लोग, सरकार, ये भी लोग हैं। हम लोग बाहर देखते हैं, शिक्षक बाहर नहीं देखता है, शिक्षक उसके पीछे का बैकग्राउंड देखता है। उस पुल के गिरने के पीछे शिक्षक चिंता है। अगर शिक्षक विद्यालय के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन ढंग से निभाया होता है, बच्चों के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर दे रहा था, जो कंटेंट पढ़ा रहा था, उस कंटेंट के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट कराया होता है। जो एजुकेशन कहता है हमें उसी के रिव्यू किया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का एक पार्ट मोरल डेवलपमेंट है। अगर शिक्षक कक्षा के अंदर मोरल डेवलपमेंट कराए होते, अगर शिक्षक इमोशनल डेवलपमेंट कराए होते, तो वह इंजीनियर स्कूल से निकलने के बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो इमोशनली और मोरली स्ट्रॉन्ग होता है। और तब उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो करप्शन करने को मजबूर है। इसलिए अगर देश में करप्शन है, कहीं पर बुराई है, आए दिन देख रहे हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो एक कल दूसरा कहीं सुनाई देता था कि कहीं रेप हो गया, नहीं कंपनी के लोग देख रहे हैं। गाँव में एक दो भी लोग 4 लोग होते थे, जो मुश्किल से 10 लोग होते थे जो मैट्रिक पास होते थे, लेकिन शैक्षणिक विकास उनका बहुत अलग तरह से हुआ होता है। अब हम अधिक से अधिक पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं से न्यूज़पेपर में, मीडिया में हम डेली इस तरह की खराब न्यूज़ को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा है कि हम जो शिक्षक बने थे, हमने अपने दायित्वों को ठीक पूरा नहीं निभाया, ठीक ढंग से नहीं निभाया। जो काम मुझे बच्चों के साथ करनी थी, जो काम मुझे बच्चों के साथ करनी थी, हमने किया ही नहीं। टीचिंग को नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, नोबेल माना जाता है, नोबेल प्रोफेशन और सबसे बेहतरीन प्रोफेशन इसे नहीं माना जाता है, इसे बहुत पीछा है, इसे नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है कि अभी 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने वाली है। इसलिए माना जाता है कि पूरे राष्ट्र और पूरे समाज के निर्माण की जिम्मेदारी इस प्रोफेशन के लोगों पर होती है। आप जैसा चाहें वैसा समाज बनाएं, आप जिस तरह का चाहें उस तरह के समाज का निर्माण करते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप, हमारा जो सपना है, पहले हमारे APJ कलाम साहब ने एक गोल फिक्स किया था कि हम 2020 तक विकसित हो जाएंगे, नहीं अचीव कर पाए। अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो गोल फिक्स किया है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र
में बदल देंगे तो कैसे संभव है? क्या अभी के जो इंजीनियर्स हैं ऐसा क्यों उन्होंने 2047 का लक्ष्य क्यों रखा? किसके भरोसे रखा? आप कभी सोचिए, आप कभी ये सोचिए कि 2047 का लक्ष्य क्यों रखा गया, 2037 क्यों नहीं कहा गया? इसलिए ऐसा लक्ष्य रखा गया कि आप जैसे महान विद्यार्थी जो प्रशिक्षणार्थी के रूप में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, ये अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जब बीएड कर लेंगे 2 साल 4 साल के बाद आप स्कूल में जाएंगे तो आप जब अपने बच्चों को बेहतरीन नैतिकता युक्त और तमाम बच्चों के तमाम पहलुओं को विकसित करते हुए जब शिक्षा देंगे तो वो बच्चा आपके शिक्षा देने के बाद 20 साल के बाद 22 साल के बाद उस उम्र में होगा तो अपने राष्ट्र को अपनी सेवा दे सकने की क्षमता रखता होगा। तो जब 20 साल 22 साल के बाद अब उसकी एक पीढ़ी होगी, एक ऐसी सभी बच्चों की पीढ़ी जिसके अंदर वो सभी गुण होंगे जो हमारे देश को जिसकी आवश्यकता है, तब उस समय हमारा देश विकसित होगा। ये लक्ष्य इसलिए रखा गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधे पड़ी जा रही है। आप इसको बहुत हल्का समझ कर जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री ने आपको दिया है और पूरे देश के लोगों की आशाएं, इच्छाएं, सारी की सारी उम्मीदें आप ही पर टिकी हुई हैं। आप जो चाहें वही होगा। अगर आप इस लक्ष्य को पूरा करना चाहें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि पहले बेहतर ढंग से आपको ट्रेन करें। ट्रेन बेहतर ढंग से होंगे तब तो जाके स्कूल में किस तरह से सेवा दे पाएंगे। ज्ञान तो आपके पास है ही, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप तो बीएससी, एमएससी, एमए, एमकॉम करके पहले से आए, लेकिन वो गुण भी विकसित हो जिससे आप अब बच्चों को पढ़ाते के साथ साथ जीवन के तमाम पहलुओं को विकसित कर सकें। उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना और नैतिकता की भावना चित्र निर्माण करने की इच्छा उसके अंदर जागरूक कर सकें। उसकी ट्रेनिंग आप यहाँ बेहतर ढंग से ले सकें, ये आवश्यक है। आप खुद सोचिए कि किसी फैक्ट्री में अगर कोई सामान बनता है, जैसे मामूली सी उदाहरण में साबुन होता है ना, सभी बनाते हैं साबुन से। साबुन का अपना एक शेप है, नहीं, साबुन का अपना एक शेप है। उस साबुन के शेप को देने के लिए क्या होता है फैक्ट्री में? उसका एक फर्मा होता है, नहीं, जिसमें द्रव रूप में उस मटेरियल को डाल दिया जाता है और उस फर्मा में उस सांचे में ढाल करके और सभी साबुन को एक जैसा शेप का निकाल दिया जाता है। नहीं, फर्मा निकालता है। आप सोचिए कि अगर किसी फैक्ट्री का फर्मा डिफेक्टिव हो जाए, फैक्ट्री का फर्मा डिफेक्टिव हो जाए, थोड़ा सा कैसे कर जाए, फंस जाए, टेढ़ा हो जाए, तो उस फैक्ट्री से निकलने साबुन की खूबसूरती कैसी होगी? 100% साबुन डिफेक्टिव हो जाएगा, होगा ना? अगर साबुन का फर्मा टेढ़ा हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, उस फैक्ट्री के उस फर्मे से निकला हुआ जितना भी साबुन होगा सब का सब टेढ़ा पतला लगा होगा, डिफेक्टिव साबुन होगा ना? नहीं, ठीक वही हालत हमारी और आपकी है। अगर आप ठीक ढंग से ट्रेनिंग अपने आप को ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, ठीक ढंग से अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाते हैं शिक्षक बनने के लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं से आपको जो फर्मा के स्कूल में भेजा जा रहा है, जिसका प्रोडक्ट हिंदुस्तान में निकलेगा, अगर आप अपने आप को ठीक करके और तब स्कूल में ले जा पा रहे हैं तो आपसे निकला हुआ जितना भी प्रोडक्ट होगा वो सब का सब डिफेक्टिव निकलेगा। आप ही वो सांचा है, वो फर्मा है जिस फर्मे में देश के बच्चों को ढलना है। आप अगर अपने आप को ठीक नहीं कर लीजिएगा तो आपके फर्मे में, आपके सांचे में ढला हुआ जितना भी बच्चा होगा
वो सब का सब कहीं किसी से डिफेक्टिव होगा, और डिफेक्टिव होगा तो कहीं पुल गिरेगा, कहीं एक्सीडेंट होगा, होता रहेगा। अब तक हम ब्लेम करते रहेंगे, किसके? इंजीनियर को ब्लेम करते रहेंगे, पॉलिटिशियन को ब्लेम करते रहेंगे, सबको ब्लेम करते रहेंगे, और वो जो 2047 का जो गोल है कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। हमें आशा है, हमें उम्मीद है आप तमाम लोगों से आपने एक कदम बढ़ाया है, थोड़ी सी और हिम्मत की जरूरत है। आपके सेक्रेटरी साहब से, कॉलेज के सेक्रेटरी साहब हैं, सुबह भी इत्तेफाक से उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मेरे तरफ से बच्चों को जरूर कहिएगा। बड़ी उम्मीद के साथ इस कॉलेज की स्थापना की गई है, बड़े उम्मीद के साथ। इत्तेफाक से मैं वो व्यक्ति हूँ इस कॉलेज की स्थापना के पहले से, मैं प्रथम दिन से मैं उनके साथ हूँ और तमाम एक्टिविटीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ। उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, कहा था कि आप तो जानते हैं, जैसा कि सबने कहा है कि सर, किसी ने गुलाम रब्बानी कहा, किसी ने मोहम्मद गुलाम अंसारी कहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी के उनको गुलाब कर दीजिएगा, उसमें खुशबू से निकल जाएगी, कितना किसी का ही रहेगा, नाम आप बोल दीजिए, वो जो रहेगा वही रहेगा। तो मोदी जी को कहते हैं, मोदी भाई हमारा एक संदेश और हमारे बच्चों को जरूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि आप उस दिन से जुड़े हुए हैं जिस दिन से हमने कॉलेज की स्थापना की बात सोची थी और कोशिश शुरू की थी, इसलिए संदेश जरूर पहुँचाइएगा। उनका हमारा जो लक्ष्य है, आपकी फीस से पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं है, बड़े बड़ा ही ब्रॉड लक्ष्य उनका है। उनका लक्ष्य यही है कि हम समाज को सेवा दे सकें, अपने राष्ट्र को, कि अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। फीस जो भी हुआ करता है कि वे पार्ट मजबूरी है लेना, इसलिए लेना है, नहीं लेंगे तो बाकी सब कुछ कैसे होगा। तो एक जो उनका जो लक्ष्य है वो है कि हम अपने इस संस्था के माध्यम से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें, देश को उस ऊंचाई पर ले जाने में हम भी अपना एक कदम बढ़ा सकें, हम भी अपना योगदान दे सकें, ताकि जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाए तो उसमें ये भी लिखा जाए कि कोई मिथिला बीएड कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्कूल में जो सेवा दी, उसका ये नतीजा है कि उनके प्रोडक्ट इस रूप में हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। जब कभी इतिहास लिखा जाए तो कम से कम हमारा भी योगदान उसमें थोड़ा ही सही जरूर हो। तो हमारी संदेश कहा था कि ये तब संभव है जब ये नामांकित बच्चे, ये तब संभव है जब ये नामांकित बच्चे भी अपने आप को उसी रूप में महसूस करें और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें, और तत्पर तब रहेगा कि तत्पर है जब वो अपनी 100% उपस्थिति कक्षा के अंदर दर्शाएं। उपस्थिति करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि जो विद्वान शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, ये तमाम अनुभवी शिक्षक, ये तमाम विद्वान शिक्षक आपके अंदर उन तमाम गुणों को डाल देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप उन तमाम क्षमता और योग्यताओं को विकसित कर सकें जिसकी आवश्यकता स्कूल में आपके शिक्षक बनने के बाद होगी। ये तभी संभव है जब आप अपने आप को रेगुलर कर सकें। बहुत समय आपका लिया, आप तमाम लोगों ने शांतिपूर्वक मेरी बात सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत आभार कि उन्होंने शांति के साथ हमारी बात को सुना, मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, मेरी बात को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों को एक 2 लाइन में कहते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि सभी के लिए, नए और पुराने दोनों के लिए, करो कुछ ऐसा
करो कुछ ऐसा कि शज्र सायादार हो जाए। शज्र करते रख जाते हैं, सायादार मतलब के करो कुछ ऐसा कि शज्र सायादार हो जाए। समर करते हैं फल को, समझ लगे तो जमाना निशान हो जाएगा। करो कुछ ऐसा कि शज्र सायादार हो जाए, समझ लगे तो जमाना निशान हो जाए। नसीब तुझको ऊंचा मकाम हो प्यारो, नसीब तुझको ऊंचा मकाम हो प्यारो, कि हर निगाह में तू बाबा हो जाए। थैंक यू।